नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक रहीमदास जी की बड़ी अच्छी लाइन है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ू चटकाए, टूटन से फिर ना जोड़े, जोड़े सो गांठ पड़ जाए। ये भागवत जी का और मोदी जी का जो प्रेम का धागा था, इसमें कई गांठें लग गई हैं। और आपने सलमान खान की पिक्चर देखी होगी, उसका बड़ा हिट गाना था, कबूतर जा जा जा, मेरे प्यार का संदेशा उन तक पहुंचा, ऐसी लाइनें थी। तो ये कबूतर और जेपी नड्डा के रूप में स्थापित हुए हैं। पहले कह दिया था बड़े अभिमान के संग हमें संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो अपने दम पे आ जाएगी। लेकिन जब बीजेपी की बैंड बज गई तो समझ में आया कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मोहन भागवत ने कहा हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे दिमाग ठीक करते हैं। तो कबूतर को मोदी जी ने, मतलब जेपी नड्डा जी को मोदी जी ने भेजा भागवत के पास। फिर भागवत ने बंद कमरे में क्या हाल किया होगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिर बुलाया जेपी नड्डा जी ने को मोदी जी ने, पूछा होगा कि कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ। कहते हम दोस्त पूछते हैं कि ज्यादा मार तो नहीं पड़ी। तो ऐसी भाव में उन्होंने कुछ पूछा होगा। इस बीच में वसुंधरा राजे की कुछ सक्रियता बढ़ी है। वसुंधरा राजे भी क्या अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? क्या कर रही हैं वसुंधरा राजे? कभी मोदी जी के पसीने छुड़ाने वाले वसुंधरा राजे का हाल क्या है, ये जानना था मुझे। तो मैंने सोचा कि जयपुर चलूं, उस पत्रकार से बात करूं जिस पत्रकार के लेख पूरी दुनिया में छपते हैं। लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, उनके लेख छपते हैं। पूरी दुनिया उनको बहुत ध्यान से पढ़ती है, बहुत गहन अध्ययन है उनका। समझ गए होंगे अब बात मैं अनिल शर्मा जी की कर रहा हूं। चलते हैं अनिल शर्मा जी से, बीजेपी के इस जुड़े हुए गांठ, टूटी हुई गांठ के बारे में, वसुंधरा राजे की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं अनिल जी पे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर उनकी बात सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अनिल शर्मा जी आपका। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको जन्मदिन के दिन डिस्टर्ब किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप यशस्वी बने। जिस तरह आपका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश आपको पढ़ते हैं, आप और ज्यादा पढ़े जाएं और ज्यादा लोग कहें कि एक काबिल आदमी हिंदुस्तान का पत्रकार है। बहुत बहुत बधाई। मेरी पार्टी उधार रही, मैं जयपुर में आके आपसे पार्टी जरूर लूंगा। तो बात राजस्थान की शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर घमासान बहुत तेज है। और बीच बीच में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आया। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो अध्यक्ष बने या ना बने, वसुंधरा राजे सीन से क्यों गायब है? राजस्थान की पॉलिटिक्स से इतनी मजबूत, इतनी बहादुर महिला गायब है। इसके पीछे क्या खेल है? कहाँ है वसुंधरा? क्या कर रही है वसुंधरा? मोदी से लड़ाई क्या इतनी भारी पड़ गई कि हाशिए पे चली गई वसुंधरा राजे? संजय भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को बर्थडे पे विश करा। और संजय भैया की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मैं मानता हूं कि संजय भैया जैसा आदमी ना तो कोई है ना है, होगा कभी भी। उनकी तरफ से मेरे को ये आना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया, वसुंधरा राजे ना तो हाशिए पे हैं, ना वसुंधरा राजे का। आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। वसुंधरा राजे ने अभी राजस्थान में एक ट्रिप मारा, वेस्टर्न राजस्थान में, मतलब उधर वो गाड़ी से निकली और उनको जगह जगह लोगों ने, बड़ी भीड़ पड़ी, लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी। जो ये दर्शाता है साफ तौर पे कि आज वसुंधरा राजे के पास कोई पावर नहीं है, अगर आप देखें। पर लोगों का जुड़ाव अभी भी वसुंधरा राजे में है। उसका कारण यह है कि वसुंधरा राजे जो है वो एक मास लीडर है, पूरे राजस्थान की लीडर है। भजनलाल जी शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री पर्ची के द्वारा बनाया गया था, आपको याद होगा किस तरह वो मुख्यमंत्री बने थे। राजनाथ सिंह जी एक पर्ची लाए थे जिसको वसुंधरा राजे ने खोला था और नाम पड़ा था भजनलाल शर्मा। पहली बार एमएलए और पहली बार में मुख्यमंत्री, और उनको वो बने। उसके बाद में वसुंधरा जी जब निकली, जितनी भीड़ उमड़ी, और भीड़ उमड़ने के बाद में उसमें एक आवाज उठी। वो आवाज थी, वसुंधरा राजे जी आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, हमें आप मुख्यमंत्री चाहिए। इसमें वसुंधरा राजे का जवाब था, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का जवाब था, सब आपके हाथ में, अगर आप चाहेंगी तो आप बनेंगी। तो मतलब वो जो कार्यकर्ताओं का प्यार है, क्योंकि भजनलाल जी कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे संजय जी। अगर आप देखें, ना तो उनकी बातें सुन रहे हैं, ना उनके उनके कहने से कोई ट्रांसफर हो रहा है। कार्यकर्ता छोड़े, पार्षद एमएलए भी नाराज है। आपको याद होगा कि किरोड़ी लाल मीणा, जो हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, उन्होंने जून 2024 में इस्तीफा दिया था।
आज तक पता नहीं उस इस्तीफे का क्या हुआ। बीच में उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि मेरा फोन टेप हो रहा है और मेरे पीछे सीआईडी लगा रखी है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन्होंने माफी मांग ली, 15 दिन बाद फिर उन्होंने बोल दिया। अब वो मंत्री हैं कि नहीं है, क्या है पता नहीं। अब रही मैडम की बात, वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे जगह जगह घूम रही है राजस्थान में। कई बार मुझे लगता है कि वो ये दिखाना चाहती हैं कि अभी भी मैं सबसे पॉपुलर लीडर राजस्थान की बीजेपी में हूं, क्योंकि यही चीज अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। आप देखें तो अशोक गहलोत भी निकले बाहर, और निकल के वो जो भरतपुर गए जयपुर से, रास्ते में उनका जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था, अभूतपूर्व था। जो मुख्यमंत्री नहीं है उसका ऐसा स्वागत देखना मतलब अपने आप में अचंभित करता है संजय भैया। अब रही बात, दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा नेशनल प्रेसिडेंट का, क्या वसुंधरा राजे रेस में हैं? आपको बताऊं मैं, क्यों मुझे कई बार लगता है कि संजय जोशी को ये दोनों जो मेन आदमी है वो इतनी आसानी से बनने नहीं देंगे। नाम चलता है शिवराज सिंह चौहान का और नाम चलता है वसुंधरा राजे का। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अगर उनको ऑफर मिलेगा, ये मेरा पर्सनल सोच है, देखिए मेरी उनसे बात नहीं हुई, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। पर क्या मोदी और शाह ऐसे किसी नेता को चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्या मोदी और शाह अब के इतना कमजोर हो चुके हैं? क्योंकि कमजोर तो हुए, आप स्टेट इलेक्शन जीत गए वो बात अलग है, 2-3 स्टेटों में जीत गए, पर आप जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें तो आप कमजोर ही हुए थे, आप कोई बढ़ के तो आए नहीं थे, नीचे आए थे। तो क्या आप वसुंधरा जी को लेने को तैयार हो? मैं मानता हूं अगर वसुंधरा जी को लेना है तो वसुंधरा जी के साथ एक फायदा है, एक तो वो मॉडरेट किस्म की नेता है, वो हार्डलाइनर नहीं है, मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगी पर मॉडरेटली बात करती है। इसीलिए राजस्थान में कई बार मुस्लिमों ने, या मैं बोलूं माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने भी वसुंधरा जी को सपोर्ट करा है। राजस्थान की सबसे बड़ी नेता है, आपको याद होगा ये स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी रही थी अटल बिहारी जी के टाइम पे, इन्होंने तब भी विदेश मंत्रालय संभाला था। तो ऐसा नहीं है इनको जानकारी नहीं हो। और फिर आप जानते हैं आती कहां से है वो, और पॉलिटिक्स राजस्थान में करती है, आती मध्य प्रदेश है, पॉलिटिक्स उनका राजस्थान है, और बड़ी नेता है, इस बात में कोई शक नहीं। नाम चल रहा है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो देखिए उन दो जो भले आदमी बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है संजय भैया। हाँ, ये बात तो ठीक है कि वो ही तय करेंगे कि वसुंधरा बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी से पंगा करके वसुंधरा ने अपने राजनीतिक कैरियर में गलती करी? क्योंकि ये माना जा रहा था वसुंधरा ने जिस तरह से तीखे तेवर दिखाए थे मोदी जी के पहले कार्यकाल से बाद तक, वो तीखे तेवर कहीं ना कहीं भारी पड़ गए। मोदी ने उनकी राजनीति को बहुत कम कर दिया, छांट दिया। वरना कोई सोच सकता था कि वसुंधरा के अलावा शर्मा जी कहीं स्तर ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर इसमें संजय जी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हर स्टेट अलग अलग है, उसमें आप देखें मोदी जी ने क्या करा, उसको कमजोर करने की कोशिश करी है। किस तरह से मैं समझाना चाहूंगा दर्शकों को और आपको भी आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा। चक्कर क्या है, आप देखें हरियाणा ले, मध्य प्रदेश ले, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, चाहे राजस्थान हो हमारे भजनलाल जी हो, ये कोई भी मुख्यमंत्री अपने बेसिस पे डिसीजन लेने का काबिल नहीं। मोदी जी शायद ऐसे ही लोग चाहते थे, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी जी का क्या ये तरीका है फेडरल स्ट्रक्चर को कम करने का? क्या उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि सारा सेंट्रलाइज कर लूं, अपने हाथ में ले लूं और मैं जो बोलूं वो काम करें? क्या ये एक रीजन था वसुंधरा जी को नहीं बनाने का? हाँ, मैं मानता हूं कि वसुंधरा जी इकलौती नेता थी जिनसे जो जो प्रेसिडेंट बना है बीजेपी में, नड्डा जी से पहले की बात कर रहे हैं अपन, उन सबको इन्होंने झटका दिया था और इनमें इतना दम था। और यही बात मोदी जी को डर लगती है इनसे, कि कहीं ये ऐसा नहीं हो कि उभर के प्राइम मिनिस्टर के रोल में आ जाए कल, क्योंकि मॉडरेट हैं, वाजपेयी जैसी फिलॉसफी पे काम करती हैं। तो क्या ये डर था? मैं बोलूंगा ये डर था। और साथ में एक उन्होंने मन बैठा रखा था कि किसी भी तरह से हमको ये जो स्टेट में लीडर्स हैं, कमजोर लीडर ढूंढो जिससे हमारी सुने, अपने मन की ना करें।
हर डिसीजन, राजस्थान का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं मानता हूं ज्यादातर डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ते हैं कहां से आपको, दिल्ली से, और कुछ बचे कुछ डिसीजन जो हैं वो ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो रूल कर रही है। आपके यूपी जैसा हिसाब नहीं है यहाँ पर, मुझे यूपी का आप बताएंगे, पर यूपी जैसा हिसाब नहीं है। यहां मध्य प्रदेश, हरियाणा में आप तीनों जगह देखिएगा, सारी ब्यूरोक्रेसी रूल करती है। ये नेता तो नाम के नेता है, मुख्यमंत्री बन गए, बाकी कोई काम नहीं करते मेरे हिसाब से। वसुंधरा होती तो अपने मन की चलाती, वो शायद मोदी और शाह एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे नए सिस्टम के अंदर। तो वसुंधरा जी एक पावरफुल नेता थी जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से उनकी चीज समझा रखी थी कि मैं ये ऑर्डर दूंगी, ये काम आपको इंप्लीमेंट करना है, और वसुंधरा जी में दम था। संजय जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वसुंधरा के तेवर गाए बगाए हम लोग देखते रहते थे, और ये लोग शायद डर भी यही होगा मोदी जी को कि वसुंधरा आएंगी, उनसे सीनियर हैं तो वो उनकी चलने नहीं देंगी। और वसुंधरा का अपना एक अक्खड़ स्वभाव है ही है खैर। और राजस्थान में स्वीकार्यता भी बहुत है वसुंधरा राजे की। एक दशक तक वसुंधरा राजे ने अपना शासन चलाया है वहां पे। और वो लोग कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से भी बहुत जुड़ाव रखती हैं वो। तो क्या कार्यकर्ता अभी भी उतनी संख्या में जुटते हैं उनके यहाँ? आप उनके घर चले जाइए मिलने के लिए, कभी कभी बात करने के लिए, आप पाएंगे कि वसुंधरा राजे को पहले लोग इसलिए पसंद नहीं करते थे, शायद लोगों को ये लगता था कि वसुंधरा राजे थोड़ी महारानी जैसा वो करती हैं, दिखाती हैं मतलब। पर वसुंधरा जी ने जो चेंज करा है, और वसुंधरा जी के यहाँ जितनी भीड़ पड़ती है घर पे, और वसुंधरा जी जिस तरह से लोगों से मिलने लगी है, उसमें बहुत अंतर आ गया है संजय जी। वसुंधरा जी अब एक ऐसी नेता बन गई हैं जो एक मास लीडर होता है, जो आए उसको वेलकम करना, जो आए उससे बात करना, उससे बातचीत करके उसकी समस्याओं को सुनना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब वो निकली तो ज्यादातर लोगों ने ये डिमांड करी, कार्यकर्ताओं ने डिमांड करी। और ये वेस्टर्न राजस्थान जो हमारा है संजय भैया, ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और आपका पाली, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये ज्यादातर आप देखें तो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ है। यहां पे जब वो निकली तो लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ के उनकी गाड़ी रोक के उनसे डिमांड करी कि आप मुख्यमंत्री बनिए। इससे पता लगता है कि लोगों में अभी भी वो है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर आप जानते हैं मुख्यमंत्री कौन बनाता है, और पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी आप समझते हैं। ये तो कमाल है। भारत में शायद दुनिया का अकेला देश ऐसा होगा कि जादूगर की पर्ची आती है, पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम निकल आता है। तो ऐसा धन है लोकतंत्र और ऐसी धन डेमोक्रेसी, जहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधियों को हक नहीं है, पर्ची बता देती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अनिल जी, एक पिक्चर आई थी, उसे बड़ा सलमान खान की बड़ा हिट था, कबूतर जा 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 मेरे प्यार का संदेशा पहुंचा, इस तरह का गाना था वो। तो कबूतर जा जा, कबूतर जाता था लव लेटर लेकर, और कबूतर लव लेटर पहुंचा दिया करता था। कबूतरों से लोगों को प्यार हो गया था, लोग अपने घरों में कबूतर पालने लगे थे। तो ऐसे ही एक प्यार का पंचनामा हुआ जब जेपी नड्डा मोहन भागवत के चरणों में गिर गए। तो चुनाव से पहले बड़े शान से उन्होंने कहा था कि भाई हमें जरूरत नहीं है बीजेपी की, अब संघ इतना, सॉरी, उन्होंने कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि अब अपने दम पे लड़ सकती है, संघ अपने घर बैठे, मतलब भाव ये था उनका। तो वो अहंकार था भाजपा का, मोदी जी का। जेपी नड्डा तो मोहरा थे, मतलब जेपी नड्डा की इतनी हैसियत नहीं कि अगर जो मोदी और शाह के बिना वो एक शब्द निकाल दे अपने मुंह से, तो जेपी नड्डा तो मोहरे थे। लेकिन फिर बाद में संघ ने अध्यक्ष के पद पर हैसियत दिखा दी कि बना के दिखाओ तो हमारे बिना अध्यक्ष, हमने बताया तुम्हें। और जो कमजोर स्थिति में है मोदी, पूरे बहुमत में नहीं है, वो समझ गए कि अगर संघ ने भी टांग खींची, संघ ने इशारे कर दिए, तो 40-50 एमपी कभी भी पाला पलट सकते हैं, सरकार गिर सकती है। तो जेपी नड्डा भेजे गए। जेपी नड्डा जी ने, ऑफ कोर्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चरणों में लेट गए होंगे मोहन भागवत जी के कि भैया क्षमा कर दो, गलती हो गई। और संघ छोड़ता नहीं है ऐसे। संघ अगर अपना अपमान किया है किसी नेता ने, अनिल जी, तो वो छोड़ता नहीं है, फिर वो निपटाता है, घर तक दौड़ाता है। तो फिर अब वो कबूतर लौट के हम आज मोदी जी से बात करने गए हैं। यानी संदेशा मोदी और भागवत के बीच का कबूतर की तरह जेपी नड्डा अपना रहे हैं। क्या लगता है प्यार भरी मोहब्बत में
कुछ गठबंधन हो जाएगा, कुछ फेरे पड़ जाएंगे, कुछ गांठ लग जाएगी दोस्ती की, या फिर दोनों का जो ईगो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा कि तो हमें झुकाते हैं, हम तुम्हें झुकाते हैं। क्या लग रहा है आपको इस प्यार भरे कबूतर के संदेश का मतलब? आपको संजय भैया वो तो याद है, रहीमन धागा प्रीत का ना तोड़े चटका चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। एक बार संबंध बिगड़ा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो गांठ जो पड़ेगी उस गांठ से आप कैसे दूर हटोगे। सारी बात ये, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और संघ के अंदर आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, ज्यादातर संघ की तरफ से, क्योंकि संघ अपने आदमी को प्रेसिडेंट चाहता है आज की तारीख में। चाहे संघ आगे आके कुछ भी बोलता हो, पर संघ अपने आदमी को चाहता है प्रेसिडेंट बनवाना, मतलब उनके पसंद के आदमी को। मोदी जी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वसुंधरा राजे को भी संघ कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब के मैं देख रहा हूं, उसमें संघ भी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कई हद तक वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार भी हैं। अगर अगर देखिए, इसमें अगर बहुत बड़ा है, अगर बीजेपी ने ऐसा कोई सोचा तो, पहली बात तो सोचा तो, बात जरूर उठी, नाम चला मैडम का, इसमें कोई शक नहीं। पर हां, नड्डा जी को जो जाना पड़ा और जो समाचार लेके गए होंगे, वो समाचार मेरे हिसाब से मोदी जी के लिए जो चाहते थे, उनके जो उन्होंने चाहा था शायद वो ना हो समाचार। मेरा मानना यह है, चाहे संघ ने अभी थोड़े दिन पहले डिक्लेयर करा था हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, पर मैंने आपको रहीम का दोहा बता दिया, जो गांठ पड़ी है उस गांठ से कैसे बचेंगे। वो गांठ कभी खुलती नहीं है संजय भैया, इतना आसान नहीं है। मैं बताऊं, संघ को मनाना मोदी जी के लिए, और जिस पोजीशन में बैठे हैं, आप रोजाना एक न्यूज और सुनते हैं, चंद्रबाबू नायडू की न्यूज सुनते हैं कि शायद वो छोड़ दें, शायद वो चले जाएं। नीतीश कुमार को देख के पता लगता है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस ढंग से वो बिहेव कर रहे हैं, वो राष्ट्रगान चल रहा है, और वो पास में शायद उनके चीफ सेक्रेटरी थे, कौन थे मुझे पता नहीं, उनको वो कह रहे हैं देखो देखो, नमस्ते कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं पता नहीं, नमस्ते भी कर रहे थे वो, शायद मीडिया को कर रहे थे। पर ये जो हालतें हैं, जो हालत है, इसमें मोदी जी को बड़ी डिफिकल्टी है। इसका असर देखिए संजय भैया, मैं जोड़ना चाहूंगा एक चीज से, अगर आप मेरे को 2 मिनट और दे तो, इसका असर सीधा का सीधा हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। आज की तारीख में शेयर मार्केट कितना धड़ाम करा, कितने लाख करोड़ रुपया लोगों ने गंवा दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत उठा, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत उठा, पर आप जितना भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्या म्यूचुअल फंड, जो कि मेरे जैसे लोग, हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते थे कि बुढ़ापे में हमारा साथी होगा, उसमें से लोगों ने पैसा निकाल लिया डर के मारे। मतलब हालत ये हो गई इकोनॉमी की, हाउस होल्ड इनकम, जो लोग हाउस होल्ड सेविंग करते थे बैंकों में, अभी अभी निर्मला सीतारमन ने टेबल करा है पार्लियामेंट में, वो जो सेविंग्स है वो शेयर मार्केट तक चली गई। क्यों? उसका कारण था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनावों की जब ऐलान होने वाला था रिजल्ट, उससे पहले बोला था पैसा लगाइए शेयर मार्केट में। अरे आप दोनों, एक प्रधानमंत्री थे, एक होम मिनिस्टर थे, आप क्या स्पेकुलेटिव टेंडेंसी की बात करते लोगों को, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। उन बेचारों का पैसा डूब गया, वो कहां जाएं, क्या करें, और उसकी मार्केटिंग कर रहे थे आप दोनों। ये तो हद हो गई, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मार्केटिंग कर रहे थे, अलग अलग चैनलों पे आके बोल रहे थे। इसीलिए चैनलों पे विश्वास नहीं होता, टीवी चैनलों पे क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या समझें, समझ में नहीं आता। गोदी मीडिया कभी भी मरवा देता है लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि क्योंकि इतनी दिक्कत हो गई है, कभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से न्यूज आ जाती है साहब कुछ होने वाला है, कभी नीतीश कुमार की तरफ से आ जाती है, जिनकी तबीयत मुझे शायद खराब लगती है, पता नहीं है या नहीं है, सुनने में आता है, लोग बात करते हैं, पता नहीं तबीयत ठीक है खराब है, पर उन्होंने जो राष्ट्रगान के टाइम पे करा वो ठीक नहीं था, और उसकी वजह से मुझे लगता है कई बार कि इनका पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, बिल्कुल इनके पास रास्ते नहीं बचे, हम क्या करें, ये हालत हो गई संजय भैया। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात करी। रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ू चटका, टूटन से फिर ना जुड़े जुड़े सो गांठ पड़ जाए। बात आपकी सही है। अगर मोदी के और भागवत के मतभेद बढ़े और भागवत ने इशारा किया, तो क्या लगता है कि सांसद मोदी की तरफ रहेंगे या भागवत की तरफ रहेंगे?
भारत के इशारे में बगावत कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं ये मानता हूं, जैसे 240 के करीब आए थे बीजेपी के जीत के, मेरा मानना है 40-50 इधर उधर हो सकते हैं आसानी से। पर अगर 40-50 हो गए तो आपकी तो सरकार कहां बची, फिर खेल ही हो गया आपके साथ में। यानी तो एक इसलिए मोहन भागवत वो कड़ी हैं कि अगर वो थोड़ा सा रूठे और सरकार गई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सरकार गई तो मोदी जी फिर सिर्फ अपने बंगले में मोर को दाना ही खिलाएंगे। और आप देखिए वो भी दाना खिला रहे हैं, और वैसा फोटोग्राफ खिंचवा के हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा भी दाने खिला रहे हैं। ये दाने ही खिलाते रह जाएंगे, आपको बता रहा हूं मैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दाने खिलाएंगे, इनके पास और कोई काम नहीं बचेगा। जिस दिन मोदी जी गए उस दिन भजनलाल जी का भी नाम आ जाएगा लिस्ट में, दाने खिलाने वालों में। क्योंकि चक्कर ये है कि ज्यादातर एमएलए अभी भी वसुंधरा राजे को सपोर्ट करते हैं राजस्थान में, तो आप दाने ही खिलाएंगे फिर। राजस्थान में भी बगावत हो सकती है। हाँ, एक व्यक्ति के केंद्र में सारी धुरी पे सब पूरी बीजेपी नाच रही है। पूरी बीजेपी नाच रही है। बीजेपी नहीं, आज की तारीख में संजय भैया पूरा देश नाच रहा है। क्यों? हमारे यहाँ इकोनॉमी का डब्बा कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है बिल्कुल। आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है। जीडीपी 6.5 के करीब आप बंद करोगे इस साल का। वर्ल्ड बैंक बोलता है अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में, तो आपको एवरेज ग्रोथ जो है वो 7.8% आनी चाहिए हर साल। अरे आप तो 6.5% की बात कर रहे हो, कैसे ग्रो करोगे? क्या विकसित भारत का दिखाया? और 2047 तक कौन कौन जिंदा रहेगा भगवान जाने, कौन देखेगा विकसित भारत? विकसित भारत की तस्वीर देख तो रहे हैं कि हम हथकड़ी और बेड़ी लगा के भारतीयों को वापस किया जा रहा है। हमारे बिल्कुल देख रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है प्रधानमंत्री के मुंह से। बिल्कुल देख रहे हैं आप। अरे वो नहीं, मुझे तो कई बार लगता है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, माफी चाहूंगा दर्शकों को बुरा लगे तो, सरेंडर कर दिया हो मोदी जी ने बिल्कुल। जो आप बोलोगे ट्रंप साहब मैं मानूंगा, आप तो हुक्म करो, टैरिफ पे आप हुक्म करो, मुझे क्या करना है। 25% एल्युमिनियम पे लगा दिया। आपको एक बहुत बढ़िया समाचार देता हूं संजय भैया। आपने 2 तारीख अप्रैल 2 को ट्रंप ने कहा मैं और टैरिफ लगाऊंगा अगर हिंदुस्तान नहीं मांगा तो, नहीं माना तो। आज हालत ये ट्रेड डील की बात हो रही है अमेरिका के साथ में हमारी। 2 तारीख को अगर टैरिफ लग गया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की कौन सी है? आईटी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दर्शक समझ लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। उस इंडस्ट्री पे जो अंतर पड़ेगा, जिसमें करीब 50 से 55 लाख लोग काम करते हैं, उनका जो नौकरियां हैं वो संकट में पड़ जाएंगी। लोगों को ये समझना चाहिए कि ट्रंप साहब के सामने जाके झुकने से कुछ नहीं होगा। अब आ रही है खबरें कि जब मोदी जी वहां गए थे अमेरिका, तो कोई मेमोरेंडम भी साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बातचीत करके वापस आ गए। तो क्या वहां हाँ भरने गए थे? पीयूष गोयल गए वहां पर, आप मुझे बताइए पीयूष गोयल ने कोई स्टेटमेंट दिया? ऐसी चुप्पी सद गई कि पीयूष गोयल क्यों गए थे, क्या करने गए थे अमेरिका, पता ही नहीं लग रहा। क्या हालत है इस देश की, आप बताइए मेरे को, क्या हालत है? लेकिन अनिल जी, मैं एक बात से आपकी सहमत नहीं हूं कि मोदी जी कुछ करने नहीं गए थे। मोदी जी ने वहां किया। वहां उन्होंने एलन मस्क की प्रेमिकाओं से बात करी, उनके बच्चों को खिलाया, उनके बच्चों के संग फोटो खिंचाए। मतलब देश का प्रधानमंत्री जा रहा है और एक व्यक्ति, इसके ढेर सारे बच्चे हैं, उसकी ढेर सारी प्रेमिकाएं, उनके संग फोटो खिंचा रहा है। मेरा भारत महान, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने इतना समय दिया मुझे, बहुत बहुत आभार। आप जन्मदिन मनाइए, बढ़िया सी पार्टी दीजिए और मेरी पार्टी उधार रखिए, जयपुर में आके जल्दी लेता हूँ। आप आएंगे तब दूंगा संजय भैया, आते नहीं है आप। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। ये थे अनिल शर्मा जी, और बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनको डिस्टर्ब किया। बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे इंतजार रहेगा कि आपके प्यार भरे कमेंट का। आपके ये बातचीत कैसे लगी बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।